नमस्कार, मैं आलोक राय। हम लोग इतिहास में इस समय मराठा साम्राज्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं शिवाजी, उनके राज्याभिषेक की बात हम लोग आज करेंगे। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। 6 जून 1674 को ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यह रायगढ़ में हुआ। यह रायगढ़ कहाँ है? रायरी का जो किला था उसी को शिवाजी ने 1662 ईस्वी में रायगढ़ नाम दिया और इसी समय इसे अपनी राजधानी बना लिया। यानी शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में उनकी राजधानी रायगढ़ में हुआ। दरअसल राज्याभिषेक कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चूँकि शिवाजी के जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे बीजापुर है, मुग़ल है, वो इन्हें एक विद्रोही मानते थे, एक ज़मींदार मानते थे, एक विद्रोही मानते थे। हालांकि मुग़लों ने, औरंगज़ेब ने 1668 में शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, या फिर बीजापुर ने 1662 में उन्हें स्वतंत्र शासक मान लिया था। इसके बावजूद भी वो इन्हें विद्रोही के रूप में ही मानते थे और इन्हें अनियमित सिंहासनाधिकारी के रूप में देखते थे। शिवाजी अपनी इस छवि को समाप्त करना चाहते थे और इन राज्यों के साथ अपने को समकक्ष रूप में दिखाना चाहते थे, जिससे कि ये राज्य इनके साथ एक राजा जैसा व्यवहार करें, समानता का व्यवहार करें और शिवाजी जो आज्ञापत्र जारी करें, जो संधियाँ करें, उसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा, जो मराठा सरदार थे वे शिवाजी को अपने जैसा ही एक सरदार मानते थे। उनका मानना था कि हमारे जैसा ही एक सरदार है, थोड़े से अधिक शक्तिशाली हैं। तो शिवाजी इस राज्याभिषेक के माध्यम से उन मराठा सरदारों में उनकी अधीनता का बोध कराना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि इस मराठा राज्य के राजा हम हैं और आप हमारे अधीनस्थ हैं। अब यह जो राज्याभिषेक हो रहा है, इस राज्याभिषेक को कराने के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता है, किसी पंडित की आवश्यकता है, और मराठा क्षेत्र के ब्राह्मण इस राज्याभिषेक को कराने को तैयार नहीं है। उनका मानना था कि शिवाजी उच्च कुल क्षत्रिय नहीं है, और एक कारण और माना जाता है कि संभवतः मुग़लों को शिवाजी के राज्याभिषेक की भनक लग गई थी, तो ब्राह्मणों पे दबाव डाले थे कि आप राज्याभिषेक में शामिल न हों। तो इसलिए भी संभवतः वो राज्याभिषेक में शामिल नहीं होना चाहते थे। अंततः शिवाजी के जो निजी सचिव हैं बालाजी आवजी, ये काशी के एक प्रकांड विद्वान थे, विश्वेश्वर महाराज। इनका एक नाम और भी है, गंगभट्ट। तो गंगभट्ट से निवेदन किए कि महाराज आप राज्याभिषेक करा दें। तो उन्होंने कहा कि क्या शिवाजी क्षत्रिय हैं? क्योंकि किसी क्षत्रिय का ही राज्याभिषेक हो सकता है। तब आवजी ने शिवाजी को क्षत्रिय प्रमाणित करने के लिए कई प्रमाण दिया और इन्हें मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित किया। इन्हें शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित किया गया, वही महाराणा प्रताप वाला सिसोदिया वंश। और इस समय वहाँ के शासक राज सिंह थे, जो कि औरंगजेब के घोर विरोधी थे। शिवाजी तो विरोधी है ही। तो सिसोदिया वंश, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ के उस सिसोदिया वंश से शिवाजी का संबंध स्थापित किया गया। विश्वेश्वर भट्ट जब संतुष्ट हो गए तब वो राजी हुए कि ठीक है, मैं राज्याभिषेक कराऊंगा। अब जब विश्वेश्वर भट्ट जैसा प्रकांड पंडित, जो उस समय आधुनिक व्यास माना जाता था, वह अगर तैयार है राज्याभिषेक कराने के लिए, तो फिर अन्य कोई ब्राह्मण उसमें ऐतराज़ नहीं कर सकता। चूँकि इनका प्रभाव अधिक था, तो इनके प्रभाव के कारण मराठवाड़ा क्षेत्र के ब्राह्मण भी राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। यहाँ एक बात और ध्यान रखा जाए कि शिवाजी के जो कुल गुरु हैं वो बालभट्ट हैं। शिवाजी के कुल गुरु बालभट्ट हैं और ये गंगभट्ट हैं विश्वेश्वर जी महाराज। अब यहाँ विश्वेश्वर जी से ही राज्याभिषेक कराने के संबंध में मेरा जो मत है कि एक तो ये काशी के प्रकांड पंडित हैं,
यानी पूरे भारत के प्रकांड पंडितों में से एक है। तो अगर ये राज्याभिषेक कराते हैं तो अपने आप ये प्रचारित प्रसारित हो जाता है और शिवाजी की जो महिमा है, जो आभा मंडल है, वह बन जाता है। और यही शिवाजी अपने राज्याभिषेक के माध्यम से कराना चाहते हैं। दूसरी बात, गंगभट्ट अगर राज्याभिषेक कराते हैं तो फिर दूसरा कोई इसकी धार्मिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक, तो इस तरह से शिवाजी का राज्याभिषेक कराने के लिए गंगभट्ट तैयार हो गए। अब चूँकि शिवाजी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था और ब्राह्मण या क्षत्रिय जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वह अगर विवाह करता है तो वह विवाह धार्मिक रूप से अवैध माना जाएगा। इसलिए शिवाजी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, फिर उनका दोबारा विवाह कराया गया। अब यहाँ हिरण्यगर्भ यज्ञ भी कराया गया। दरअसल हिरण्यगर्भ यज्ञ शुद्धता का प्रतीक था। ये माना जाता था कि इस यज्ञ में जो हिरण्य यानी सोना का जो पात्र यूज किया जाता है, उस पात्र को जब पुरोहित को दान दिया जाता है तो दान देने वाला अगर वंश से कुल से क्षत्रिय नहीं है तब भी उसमें क्षत्रित्व का गुण आ जाता है, उसे क्षत्रिय मान लिया जाता है। यह हिरण्यगर्भ सूत्र ऋग्वेद में है। वहाँ एक कहानी है कि भगवान ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया तो वो जल में हिरण्य का एक पात्र रखे, गर्भ जैसा पात्र, और उसी से सृष्टि उत्पन्न हुई। उसी को यज्ञ का रूप दिया गया और दक्षिण भारत के शासकों ने बार बार इसका प्रयोग किया और अपने क्षत्रित्व को साबित किया। जैसे राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग भी हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। फिर शिवाजी का 7 धातुओं से बारी बारी से तुलादान किया गया। अब दरअसल ये जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय भारत में राज्याभिषेक की परंपरा एक तरह से समाप्त थी, तो इस राज्याभिषेक में क्या क्या होता है ये पता नहीं था। तो इन लोगों ने, मराठों ने, आवजी ने संपर्क किया आमेर के राजाओं से, उदयपुर के राजाओं से कि वहाँ क्या परंपरा थी पहले राज्याभिषेक की, क्या क्या होता था। तो वहाँ से सारी जानकारियाँ इकट्ठी की गई, फिर यह राज्याभिषेक हुआ। 7 धातुओं से शिवाजी का बारी बारी तुलादान किया गया, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, शीशा। फिर 8 नदियों का जल लाया गया और शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, 8 मंत्री थे, वो उस जल से शिवाजी, राजमहिषी सोयराबाई और जो युवराज थे संभाजी, उनको उस जल से स्नान कराया गया। और शिवाजी ने ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि दान दिया। कहा जाता है कि लगभग 11,000 ब्राह्मण इस राज्याभिषेक में शामिल हुए, जो कि अपने परिवार सहित थे, यानी उनकी संख्या 50,000 के आसपास थी। सभी राजवाड़ों को, सभी राजाओं को इस राज्याभिषेक में आमंत्रित किया गया था। जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि हेनरी ऑक्सीडेन भी इस राज्याभिषेक में शामिल था। वह इसका प्रत्यक्षदर्शी था। राज्याभिषेक के बाद गंगभट्ट ने शिवाजी को ऊपर छत्र चढ़ाया और इन्हें छत्रपति की उपाधि दिया। शिवाजी ने अन्य उपाधियां भी धारण की, जैसे क्षत्रिय कुल वंतस की उपाधि धारण की, हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे ही एक उपाधि और धारण की, यवन परपीड़क। तो इस तरह से शिवाजी ने कई उपाधियां धारण की। यह उपाधि दी थी गंगभट्ट ने। ठीक, राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी जो है वो एक अश्व पे जो राजमहल था उसके दरवाजे तक आए, उसके द्वार तक आए। उसके बाद एक हाथी पर सवार होकर पूरे राजधानी की गलियों में एक जुलूस के रूप में भ्रमण किए।
तो ये शिवाजी का राज्याभिषेक था। चूँकि इस राज्याभिषेक के 12 दिन के अंदर ही इनकी माता जी का देहांत हो गया, जीजाबाई का। तब ये कहा गया कि एक इनके जो तांत्रिक थे निश्चलापुरी, उन्होंने कहा कि इस राज्याभिषेक में तंत्र विधि का समावेश, तांत्रिक विधि का समावेश नहीं किया गया था, या फिर मुहूर्त अच्छा नहीं था, इसलिए ये अशुभ घटना घटी। तो अंत में उन्होंने अक्टूबर 1674 में तांत्रिक विधि से दोबारा राज्याभिषेक कराया। ठीक, तो यह शिवाजी का राज्याभिषेक था। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि इस राज्याभिषेक के बाद और क्या किए शिवाजी। ये तो उपाधि धारण कर लिए। इसी समय शिवाजी ने 2 सिक्का चलाया, 2 प्रकार का, एक तांबे का सिक्का और एक सोना का सिक्का। तांबे का जो सिक्का था शिवराई नाम से चलाया, शिवराई, और सोना का जो सिक्का था वो हूण नाम से। ठीक, यह जो 1674 है, इसी समय से एक संवत भी प्रारंभ हुआ जिसे राजशक संवत कहा जाएगा, राजशक संवत। ठीक, तो 1674 से राजशक संवत भी प्रारंभ हुआ। शिवाजी में ये हिंदू धर्मोद्धारक या हिंदू स्वराज की जो परिकल्पना है उसका प्रारंभ कब से हुआ, इस संदर्भ में जो मराठा बखार है उससे थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। बखार का उल्लेख हम लोग कर चुके हैं, मराठों का जब उद्भव देख रहे थे, तो इस बखार में उसको देख लीजिएगा। बखार में कहा गया कि सबसे पहले 1635 में शिवाजी ने दादाजी नरसिंह के साथ इस संदर्भ में वार्तालाप की थी, उनको लिखा था हिंदू स्वराज के संदर्भ में। फिर 1645 में रायरी के रायरेश्वर मंदिर, शिव मंदिर जो है, ये शिव मंदिर में दादाजी पंत को साक्षी बनाकर उन्होंने प्रण किया था हिंदवी स्वराज की स्थापना का। ठीक, अब हम लोग ये देखें कि प्राचीन काल में राजा लोग राज्याभिषेक के लिए कौन कौन से, राज्याभिषेक से संबंधित कौन कौन से यज्ञ करते थे। तो हम लोग देखें तो एक यज्ञ राजसू यज्ञ था, एक वाजपेय यज्ञ था, एक सर्वमेघ यज्ञ था। दरअसल प्रसंग यही है तो इसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर लें। राजसू यज्ञ, यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ को करने वाला ही राजा की उपाधि धारण कर सकता है। राजा की उपाधि वही धारण कर सकता है जो राजसू यज्ञ किया हो। अब राजसू यज्ञ में होता क्या था, इस राजसू यज्ञ में राजा अपने बंद बांधवों से चौसर का खेल खेलता था, उसमें विजयी होता था। फिर पशु हरण होता था, उसमें वो अपने बंद बांधवों के पशुओं का हरण करता था। और अंत में जो पुरोहित था वह राजा का परिचय लोगों से कराता था कि यह आपके राजा हैं। और यह कहा जाता था कि यह जो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि के उत्पन्न होने और इसके समाप्त होने, इसके विनष्ट होने का यह जो चक्र है, इस चक्र के केंद्र में राजा है, इस चक्र के केंद्र में राजा है। राजसू यज्ञ के बाद हम लोग वाजपेय यज्ञ देखें तो यह जो वाजपेय यज्ञ है, इसको कराने वाला ही सम्राट की उपाधि धारण कर सकता है। जो राजा वाजपेय यज्ञ कराया है वही सम्राट की उपाधि धारण कर सकता है। इस वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ होता था और उस रथ दौड़ में राजा विजयी घोषित किया जाता था और वह पृथ्वी माता की पूजा करता था। ऐसे ही एक यज्ञ था सर्वमेघ यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ स्वराज प्राप्ति के लिए किया जाता था, स्वराज प्राप्ति। यह 10 रात्रि तक चलता था, यह यज्ञ 10 रात्रि तक चलता था। अश्वमेघ यज्ञ के विषय में हम लोग जानते ही हैं। एक अश्वकोश
साल भर विचरण करने के लिए छोड़ा जाता था। उस अश्व के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न करता था उसे राजा अपना शत्रु मानता था, उसे युद्ध करता था। लगभग 600 पशुओं की बलि इसमें दी जाती थी। अंततः उस अश्व की भी इसमें बलि दी जाती थी। इसमें एक कर्मकांड यह भी था कि अश्व के साथ राजमहिषी सोती थी और उनके साथ जो पुरोहित थे उस समय उनके साथ मजाक करते थे और पूरे वर्ष भर राजा का यशगान किया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने शिवाजी के राज्याभिषेक को देखा और उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। और एक उम्मीद और है कि आप वीडियो को प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद।